ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रॉफिट भी अर्न करना है। जितना ज़्यादा वैल्यू आप अपने कस्टमर्स को देंगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट आपको मिलेगा। मार्केटिंग स्ट्रेटजी वैल्यू ड्रिवन होनी चाहिए दोस्तों। इफेक्टिव मार्केटिंग का फर्स्ट वेज है STP यानी कि सेगमेंटेशन और टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग, और ये प्रोडक्ट क्रिएट करने से पहले की स्टेज है दोस्तों। सेगमेंटेशन का मीनिंग है मार्केटिंग को कई हिस्सों में बांट देना, तो टारगेटिंग का मीनिंग है स्पेसिफिक क्लाइंट को टारगेट करना, और पोजिशनिंग है यह पता लगाना कि आपका प्रोडक्ट क्या वैल्यूज देगा और ये बाकियों से कैसे डिफरेंट हुआ। आप कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन आपका प्रोडक्ट यूज करेगा और आपको किस टाइप के कस्टमर्स चाहिए, ये समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है दोस्तों, क्योंकि उन स्पेसिफिक कस्टमर्स की डिमांड पर ही प्रोडक्ट क्रिएट करना आपका गोल है। क्योंकि जिन कस्टमर्स को आपने टारगेट किया है सिर्फ वही हायर वैल्यूज़ के लिए आपको हायर प्राइस दे सकते हैं, और यही कस्टमर आपको प्रोडक्ट को आगे जा करके रेकमेंड भी करना चाहेंगे। इसीलिए STP यानी कि सेगमेंटेशन प्रोडक्शन से पहले की जाती है। सेकंड फेज है दोस्तों वैल्यू क्रिएट करना, जो कि प्रोडक्शन करते वक्त की जाती है, और इस स्टेज पर आकर के एक बिजनेसमैन अपने प्रोडक्ट के स्पेसिफिक फीचर के बारे में और उनके डिस्ट्रीब्यूशन और प्राइसिंग के बारे में डिसाइड करता है दोस्तों। और तो चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं थर्ड फेज के बारे में, वैल्यूज कम्युनिकेट करना। प्रोडक्ट लॉन्च के टाइम और उसके बाद कस्टमर्स को प्रोडक्ट की वैल्यू के बारे में बताया जाता है। कंपनी वेबसाइट, सोशल मीडिया, ब्लॉग्स, प्रिंट और टीवी कमर्शियल जैसे प्लेटफॉर्म में मार्केटिंग स्ट्रेटजी रिफ्लेक्ट करती है दोस्तों। और सोशल मीडिया चैनल जैसे कि ESPN इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटजी एक ऐसी ही कंपनी है। ESPN का मीनिंग है दोस्तों इंटरटेनमेंट एंड स्पोर्ट्स प्रोग्रामिंग नेटवर्क। ये कंपनी 1978 यानी कि 1978 में एस्टैब्लिश हुई थी। उन दिनों ESPN ने कनेक्टिकट में सिंगल सैटेलाइट की हेल्प से रीजनल स्पोर्ट्स न्यूज़ को दिखाना स्टार्ट किया था। 1990 में यानी कि 1990 के टाइम्स में ESPN ने एक स्पोर्ट्स अथॉरिटी के रूम में अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी करना शुरू कर दी थी, फिर चाहे वो टेलीविज़न हो या फिर प्रिंट मीडिया एक्सेट्रा। और देखते ही देखते कुछ सालों में ESPN ने अपना बिजनेस कई कैटेगरीज में एक्सपेंड कर लिया, और आज ESPN कई सारे केबल चैनल्स को मैनेज करती है, और एक मैगजीन, एक वेबसाइट और कई लोकल रेडियो स्टेशंस को भी ऑपरेट करती हैं। ESPN ने अपने ओरिजिनल टीवी और मूवीज सीरीज तो बनाई ही नहीं, इसके साथ स्पोर्ट्स मर्चेंडाइज भी क्रिएट किए हैं। कंपनी एनुअली $5 बिलियन अर्न करती है दोस्तों। और 1996 यानी कि 1996 में वॉल्ट डिज्नी कंपनी ने ESPN को खरीद लिया, और ESPN ने अपना मार्केटिंग स्लोगन क्रिएट किया था, सर्विंग स्पोर्ट्स फैन एनी टाइम एनीवेयर। और तब से कंपनी इसी ब्रांड पर चलती आ रही है। ESPN का ब्रांड मैसेज इतना ज़्यादा पावरफुल था कि एक बार तो एक स्पोर्ट्स फैन ने कहा कि अगर ESPN औरत होती तो मैं उससे शादी कर लेता। फैंटेसी लीग से लेकर के ऑनलाइन गेमिंग तक और सोशल मीडिया के साथ साथ मोबाइल ऐप्स बनाने तक ESPN स्पोर्ट्स फैन को सर्व करने में अपने कमिटमेंट को निभा रहा है। ESPN ने अपना कोर मार्केटिंग हमेशा याद रखा, लेकिन वो हमेशा करंट ट्रेंड्स के साथ भी फ्लेक्सिबल रही। कंपनी ने ना सिर्फ अमेरिका में बल्कि बाकी कई सारे दूसरे देशों में भी एक स्पोर्ट्स अथॉरिटी के रूप में अपनी पहचान बना ली थी। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते और बात करते हैं इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके उसकी हेल्थ से डिमांड के बारे में, पूर्वानुमान लगाने के बारे में। मार्केटिंग में इन्फॉर्मेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों। जो बिजनेस सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है वो कस्टमर्स को उतनी ही बेहतर तरीके से समझ सकता है, और उसी हिसाब से वो बेटर प्रोडक्ट डेवलप करेगा और बेटर मार्केटिंग प्लान एग्जीक्यूट कर पाएगा। एक बिजनेसमैन के द्वारा लगातार इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते रहना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है दोस्तों, ताकि मार्केटिंग मैनेजर्स राइट डिसीजन ले सके। हर कंपनी में MIS यानी कि मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम होता है, जिसमें लोगों की हेल्प से टूल्स और प्रोसेसर से एनालिसिस करके डाटा कलेक्ट किया जाता है। और यही MIS का काम होता है कि वो इन्फॉर्मेशन को टाइमली और एक्यूरेट वे में मार्केटिंग मैनेजर्स के साथ शेयर करें। सक्सेसफुल ब्रांड्स MIS में इन्वेस्ट करते हैं और इनका उन्हें काफ़ी बेनिफिट भी मिलता है दोस्तों। मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम के 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वाला है इंटरनल कंपनी रिकॉर्ड्स, और सेकंड है मार्केटिंग इंटेलिजेंस एक्टिविटीज़, और थर्ड वन है मार्केटिंग रिसर्च। इंटरनल कंपनी रिकॉर्ड्स में कंपनी अपने फर्म की सेल्स, इनवॉइस, इन्वेंट्री लिस्ट और डेली ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड इकट्ठा करती है दोस्तों। और वॉलमार्ट टाइप की कंपनीज में सेल्स रिपोर्ट काफ़ी मैटर करती हैं, ताकि लाखों लोगों के डिमांड का रिकॉर्ड्स रखा जा सके। वॉलमार्ट के पास इफेक्टिव सेल्स और इन्वेंट्री सिस्टम है, जो हर कस्टमर, हर स्टोर और हर रोज का डाटा कलेक्ट करता है, और ये सिस्टम हर घंटे के बाद अपडेट किया जाता है। इंटरनेट के इंक्रीजिंग यूज़ की वजह से कंपनीज के पास कुकीज़ की एडवांटेज है, जो इंडिविजुअल कस्टमर्स के ऑनलाइन बिहेवियर का रिकॉर्ड रखती है। बिजनेस टारगेटिंग मार्केटिंग के लिए कुकीज़ काफ़ी हेल्पफुल टूल है दोस्तों, जिसकी वजह से ग्राहकों को भी उनका राइट प्रोडक्ट और सर्विस मिल जाता है। तो ये उनके लिए भी एडवांटेज रखता है दोस्तों। और बिजनेस ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन हो, इसका खुद का डाटाबेस होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। इसमें कस्टमर्स की डेमोग्राफिक यानी कि वो कहाँ से हैं, उनकी एज क्या है इत्यादि, और साइकोग्राफिक यानी कि वो कैसे बिहेव करते हैं, इसका आइडिया भी होना चाहिए। जिसका मतलब है कि बिजनेस को अपने
कस्टमर्स की सिर्फ एज, जेंडर और लोकेशन का ही नहीं, बल्कि ज़्यादा टारगेटिव इन्फॉर्मेशन है, जैसे उनकी हॉबीज़ क्या है, ओपिनियन और लाइफस्टाइल का भी आइडिया हो। ये लाइबल डाटाबेस की वजह से मार्केटर्स ऐसा टारगेट एडवर्टाइजमेंट और सेल्स लेटर क्रिएट कर सकेंगे जो सीधा राइट कस्टमर को अपील करेगा और कंपनी की सेल्स इंप्रूव करेगा। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक कंपनी बेस्ट बाय के पास 15 टेराबाइट से भी ज़्यादा डाटाबेस है और ये इन्फॉर्मेशन उसके पास 7 सालों के टाइम में कलेक्ट हुई है। बेस्ट बाय ने इन्फॉर्मेशन का इतना बड़ा अमाउंट सारे फ़ोन कॉल्स के रिकॉर्ड, ईमेल्स, सेल्स इनवॉइस और बाकी दूसरे सोर्सों की हेल्प से कलेक्ट किया है। डाटाबेस कलेक्शन के बाद कंपनी अपना इंटेलिजेंट एल्गोरिदम रन करती है। बेस्ट बाय ने 100 मिलियन इंडिविजुअल्स को कैटेगरीज में क्लासीफाई किया हुआ है। कुछ कस्टमर्स ऐसे हैं जिन्हें बज कहा जाता है और जो यंग टेक्नोलॉजी बस होते हैं उन्हें टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है। फिर कुछ कस्टमर्स हैं जिन्हें जिल बुलाया जाता है, जो कि मदर्स हैं। वैल्यूड कस्टमर्स को बोलते हैं जो अमीर प्रोफेशनल होते हैं। और कुछ रे कस्टमर्स की कैटेगरी में आते हैं जो टिपिकली फीमेल मैन होते हैं। हर कैटेगरी की अपनी ज़रूरत और चॉइस है, और क्योंकि बेस्ट वे अपने कस्टमर्स को इतने अच्छे से समझती है तो इनकी मार्केटिंग भी उतनी प्रिसाइज होती है। तभी तो कस्टमर्स को लगता है कि उनकी चॉइस का प्रोडक्ट सिर्फ उनके लिए ही बनाया गया है। यही सीक्रेट है, कस्टमर्स इस ब्रांड के इतने लॉयल हैं और हर बार बेस्ट वे से अपना प्रोडक्ट लेने आते हैं। तो अब आपको पता चल गया है कि क्यों प्रिसाइज मार्केटिंग सेल्स इंक्रीज और लॉन्ग टर्म सक्सेस की गारंटी देती हैं। तो चलिए अब आगे बात करते हैं मार्केटिंग रिसर्च कंडक्ट करने के बारे में। तो कंपनीज इंटरनल रिकॉर्ड्स के अलावा प्रिसाइज मार्केटिंग कैसे कर सकती हैं? तो इसका जवाब है मार्केटिंग रिसर्च। इस प्रोसेस में कंपनीज कंज्यूमर के बारे में फैक्ट कलेक्ट करती हैं और फिर उसे एनालाइज करती है। दोस्तों, एक इफेक्टिव मार्केटिंग रिसर्च परफेक्ट प्रोडक्ट क्रिएट करने में हेल्प करती है जो कस्टमर्स को चाहिए। मार्केटिंग रिसर्च के 6 स्टेप होते हैं दोस्तों। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 प्रॉब्लम डिफाइन करना, और स्टेप नंबर 2 है प्लान डेवलप करना, और स्टेप नंबर 3 में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, और स्टेप नंबर 4 में इंफॉर्मेशन को एनालाइज किया जाता है, और स्टेप नंबर 5 में रिजल्ट को प्रेजेंट किया जाता है, और स्टेप नंबर 6 में डिसीजन लिया जाता है। तो चलिए दोस्तों इसे डिटेल में समझते हैं। स्टेप नंबर 1 में मार्केटिंग मैनेजर को प्रॉब्लम समझने में स्पेसिफिक अप्रोच रखनी चाहिए। जैसे